कादिर खान साहब से बात कर रहे हैं। जी कादिर साहब बताएं क्या सवाल है आपका? हैदराबाद से फ़ोन लाइन पर है आप, इस्तकबाल है। मैं काला नमक इस्तेमाल कर रहा हूँ, उससे 10% फायदा हुआ। और मेरी बेटी का सवाल है, वो थोड़ी मोटी सी है, वो दुबले होने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, ठीक है। आप काला नमक नहीं, नमक जैतून कर रहे होंगे इस्तेमाल। मैं वही बोलने वाली थी हकीम साहब। वो आप गलती से कह गए शायद। तो यही नमक जैतून एक चुटकी, बस एक चुटकी 2 गिलास पानी में मिला दें, और आपके किचन में जो खाने का सोडा होता है वो मिला दें दोनों गिलास पानी में, बस एक एक चुटकी दोनों चीज़ें। बच्ची को 1 बार या 2 बार पिला दिया करें पूरे दिन में। 1 बार से ही शुरू करें और थोड़ी डाइट कंट्रोल कराएं, और 1 घंटा पैदल चलने का भी इल्तमास करता हूँ, और 5 बार गर्म पानी पीने का भी इल्तमास करता हूँ। अब देखें, बच्ची जितनी चाहे उतनी दुबली पतली हो सकती है, उतना वज़न कम कर सकती है। ये एक अच्छा नुस्खा है जो बहुत मकबूल है। इंसान के विल पावर का मजबूत होना कितना ज़रूरी है हकीम साहब? देखिए, क़ुव्वत इरादा, विल पावर, ये आदमी की शख्सियत की अक्कासी करता है। और बस ठान ले तो फिर ठान ले। और जिन लोगों में कुछ उसूल नहीं होते, ये उसूलों की बात है, तो उसूल तय कर ले। और बहुत मामूली उसूल कभी बहुत फ़ायदा करते हैं। जैसे मेरा एक उसूल है कि मैं किसी भी हाल में सुबह को 5 बजे उठ जाता हूँ, और कभी अगर बीमार ना हूँ तो बीमारी भी बहुत कम रहती है मुझे। उससे इस कदर फ़ायदे होते हैं कि सुबह सुबह सब काम निमट जाते हैं, लगता है कि हम जी रहे हैं। वरना मैं देखता हूँ कि लोग 10-12 बजे तो उठते हैं, यानी 10-12 बजे उठेंगे तो दिन का क्या पता चलेगा, और फिर वो सोते लेट है। तो जल्दी उठना कोई मुश्किल नहीं है, जल्दी सोना मुश्किल है। तो उसूल बना लें जो आराम आपको अल्लाह के इस निज़ाम में मिलेगा कि इशा पढ़ के सो जाना, फजर से पहले उठ जाना। इसमें पूरी ज़िंदगी आपकी इस कदर महफूज, इतनी सेहतमंद, उस अल्लाह के निज़ाम में जीना सीखें। मैं देखता हूँ हमारी कौम देर तक जागती है, और जब ज़्यादा जागने वालों को जब अल्लाह पुकारता है उस वक्त उसको बहुत गहरी नींद आती है। तो उसूल बनाए, बहुत कामयाब रहेंगे। कामयाब लोगों के उसूल होते हैं हकीम साहब, आपने सही फरमाया। चंद उसूल हों लेकिन उन पर मजबूती से इंसान अमल पैरा हो। कभी इंशाल्लाह आपके उसूल भी जानेंगे। हम महमूद साहब से मुखातिब है, ये भी हैदराबाद से फ़ोन लाइन पर है। आइए बात करते हैं। जी महमूद साहब बताएं क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। वालेकुम। मेरा हकीम साहब से सवाल है। हकीम साहब, आजकल तकरीबन लोगों को जनाना या मर्दाना में दोनों में एक तो स्टोन आ जा रहा है, तो स्टोन कुछ कॉम्बिनेम के हो रहे हैं, कुछ ज्यादा के हो रहे हैं, तो इसका हल क्या है सर? या बैगर निकाल देना या कुछ उसको एग्जिट करना, तो कुछ तरीका है क्या उसका? बस यही सवाल है सर, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा देखिए, सबसे ज़्यादा वजह इसकी मिलावटी खाने, बाज़ार के खाने और बाज़ार के पिसे हुए मसाले हैं। और 2 ही जगह पत्थर होता है, एक गैल ब्लैडर में, एक इसमें किडनीज में। किडनी के कितने भी बड़े पत्थर तोड़कर पाउडर बनाकर रेज़ा करके निकाले जा सकते हैं, लेकिन गैल ब्लैडर का क्योंकि सुराख बहुत बड़ा नहीं होता, और ऐसे लोग जिनके भी पथरी है 2-3 mm का पत्थर हो तो निकाला जा सकता है, वरना फिर उसका रिमूव कराना बेहतर है।
तो इन दोनों के नुस्खे ज़्यादा अलग अलग हैं। एक तो देखिए, घर में खाना बने तो घर का खाना जब भी कहलाएगा जब आपके घर में खुद मसाला कोई पाउडर बना ले मसालों का। पिसे पिसाए मसालों से में वो नहीं होता कि वो पथरी को बनने ना दे। और ये जो मामूली सी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, जो लौंग है, इलायची है और लहसुन है और दूसरी चीज़ें हैं, ये चर्बी को काटती है। जब हमारे पित्ते में इतनी चर्बी रक्स करती है कि वो संभाल नहीं पाता, और हमारे पित्ते में एक एसिड होता है जो चर्बी आती है उसे जला के निकाल देता है। लेकिन कभी हम इतनी चर्बी खाते हैं कि हमारा पित्ता ही चर्बी से भर जाता है और वो लिक्विड ख़त्म हो जाता है, तो हमारे पित्ता में चर्बी रुक जाती है, जो पथरी बन जाती है। उसको निकालना अगर बड़ी पथरी हो तो नामुमकिन है, उसके लिए अब ये सब हो रहा है। तो चर्बी का, एनिमल फैट का कम से कम प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, और गैल ब्लैडर की पथरी निकाली जा सकती कितनी भी बड़ी हो। इलाज अलग अलग हैं। एक इलाज ये है कि अगर गैल ब्लैडर में अगर छोटी सी पथरी है, चाहे कितनी भी हो छोटी छोटी, तो वो निकल सकती है। तो उसके लिए जैतून का सिरका 3 चम्मच और 3 चम्मच जैतून का तेल 1 गिलास पानी में मिलाकर इसे पी लिया जाए। 3 से 5 दिन तक ये इस्तेमाल किया जाए तो छोटी पथरियाँ निकल सकती हैं हमारे गैल ब्लैडर से। और पानी फिर 1 गिलास और पी लें बाद में। ये 3 से 5 दिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और किडनीज में कितनी भी बड़ी पथरियाँ हो, उनको निकालना आसान है, उसका नुस्खा अलग है। जी, सुधा जी एक बार फिर हमारे रास्ते में हैं। जी फरमाइए सुधा जी, क्या कहना चाह रही हैं? बेटी एक सवाल था, मेरा रह गया था। देखो मैं कितनी खुशनसीब हूँ, 2 बार बात हो रही है आपसे मेरी। बिल्कुल। हाँ बेटा, एक मेरा सवाल है हकीम साहब जी से कि मैंने रीठे का पाउडर भी मंगा लिया है और रीठे भी मंगा लिए। मंगाए तो रीठे थे, पाउडर भी ले आया बेटा, रीठे भी ले आया। तो अब ये बताइए कि कौन सा ठीक रहेगा, पाउडर का ही शैम्पू बना लूं या रीठे का तोड़ करके उसका ही शैम्पू बनाऊं, और कैसे बनाना है आप ये भी बताइएगा। अच्छा देखिए, रीठा जो है वो यूनानी का ओरिजिनल शैम्पू है। और हमने खुद देखा कि किसी के हाथ काले हों या किसी का बर्तन ख़राब हो, जैसे कोई प्लास्टिक की कैन हो अंदर काली हो रही हो, किसी सूरत नहीं होती थी, तो हम उसमें रीठे का पाउडर डाल के और पानी भर के ऐसे हिलाते थे, थोड़ा रख देते थे और फिर धोते थे तो सारी साफ़ हो जाती थी। ये इसमें ओरिजिनल झाग होते हैं। आप इसे ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना अगर इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है तो रीठा, शिकाकाई, आंवला, और ये रीठा तो आपने हम मदन लें, इनका पाउडर हो, और 1-2 मुट्ठी भर के एक ऐसे बर्तन में जो लोहे का हो, कच्चे लोहे का, जैसे तवा होता है ना, कच्चे लोहे का तवा जी, जो गांवों में तो कच्चे लोहे का इस्तेमाल, उसमें भिगो दें। तो ये उसमें डालने के बाद अगर भिगो देंगे आप तो ये काला हो जाता है, कुदरती काला हो जाता है। और वो काला रंग जब आप सर में लगाते हैं तो ओरिजिनल काला रंग आता है सर पे, बालों में ओरिजिनल काला रंग। इसमें कुछ लोग मेहंदी भी डाल लेते हैं इसमें ज़रूरत की, लेकिन मेहंदी में भी वो आजकल हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला देते हैं। तो आपने देखा होगा ना कि मेहंदी, ओरिजिनल मेहंदी कभी भी हमारी स्किन पर नहीं रचती। ऐसी स्किन जैसे पेशानी, हाँ, या यहाँ पर कभी नहीं रचती, हाथों पे रचती है, हाथों पे रचती है। हाँ, ये जो लगाते हैं ये नकली मेहंदी होती है, तो ये हर जगह रचती है। वरना मैंने इस्तेमाल की है ओरिजिनल मेहंदी, सर में लगा लो और यहाँ भी लग जाएगी तो यहाँ उसका रंग नहीं आएगा। ओरिजिनल उसे कहते हैं जब पत्ते की आप खुद पीसें, और उसमें इतनी खुशबू होती है, हफ्तों रहती है कि जिधर को निकल जाओ उसको खुशबू
महसूस होती है। जिस गली से आप निकलो उसके गुजरने वालों को हमारी बालों की मेहंदी की खुशबू आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब तो कुछ ओरिजिनल रहा नहीं। और सुधा जी, आपका घर बड़ा हो तो मेहंदी का पेड़ लगा लें, उसे सूत कर कभी लगा के देखें, वो अजीब ही चीज़ है। अब तो सब नकली चल रहा है। और बिल्कुल, वो ज़माने कहाँ गए कि साहब रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। अब तो ना वो पत्थर हैं, ना घर में। पहले हर घर में आप ये देखें, कस्बों की बात कर रहे हैं, छोटे गांव की बात कर रहे हैं, आंगन में कुछ चीज़ों के पेड़ हुआ करते थे, छोटे छोटे पौधे हुआ करते थे, उनमें मेहंदी की जो है एक बाड़ ज़रूर होती थी, ये पौधा होता था। लड़कियां जो है कुछ ख़ास मखसूस त्योहारों पर उन पत्तियों को तोड़ते थे और उसके बाद उनको पत्थर पे पीसा जाता था सिल पर, और उसके बाद सादा सी मेहंदी होती थी, लेकिन क्या रंग होता था, क्या खुशबू होती थी और क्या जज्बात होते थे उस मेहंदी के साथ। नहीं, वो ये जब तक रेडीमेड नहीं आया था ना सब कुछ, दरअसल गलती हमारी है, हम आसानियाँ तलब हैं। फिर हमारे रहने सहने का शहरों में आशियाने पे आशियाना, आशियाने पे आशियाना। नहीं तो गाँव में तो ऐसा तस्वुर भी नहीं करते कि घर में आंगन नहीं है, पेड़ पौधे नहीं हैं। तो हमारे तो घर ऐसे हैं जो हवेली कहलाती है। तो मैं तो आपको पता है हर महीने गांव जाता हूँ 6-7 दिन को, कि अगर मैं वहाँ नहीं जाऊँ तो शायद मैं प्रोग्राम नहीं कर सकता। मैं वहाँ जाके, जैसे मोबाइल चार्ज होता है ना, तो मैं चार्ज होता हूँ। और वो आंगन और वो हैंड पंप आज तक है, सारी जदीद चीज़ें हैं, लेकिन वो मैंने आज तक रखा हुआ है। घर में पौधे हैं, बड़ा घर है, तो अंजीर भी आता है। मैं गया तो मेरे भाई ने सबसे पहले मुझे 2 अंजीर ला के दिए ताज़ा तोड़ के। फिर फैक्ट्री भी है एक वहाँ पर, और वो उस पर फसल आई है नींबू के। नींबू इतना बड़ा है, आप यकीन करें कि मैं 6-7 नींबू लेके आया और मैंने ड्रेसिंग टेबल पर रख दिए। तो इतने बड़े थे कि मेरा बड़ा बेटा आया, उसने उठा के सबसे पहले उसमें मुंह मारा, संतरा समझ के या मौसमी समझ के। अरे मैंने कहा क्या कर रहा है, तो नींबू तो इतने बड़े। तो ये वहाँ ऑर्गेनिक, उसमें खाद नहीं डालते। आड़ू का पेड़ घर में है तो अनार का पेड़ घर में है, ये शान है। वहाँ मकान थोड़ा कम बनाते हैं लेकिन आंगन थोड़ा ज़्यादा बड़ा रखते हैं। कभी आप आए मेरे गांव तो आपको बड़ा मसरत होगी इंशाअल्लाह। किम साहब, वाकई इन आंगनों की क्या बात है। इसी आंगन पे तो एक नावल भी लिख दिया था खदीजा मस्तूर साहिबा ने। एक कॉलर है और हमारे साथ महमूद साहब फोन लाइन पर एक बार फिर राब्ते में। जी महमूद भाई, कुछ रह गया है, मजीद कुछ कहना चाह रहे हैं? महमूद साहब, हमें सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, जी हाँ। जी फरमाइए। सर, अभी मैं कुछ देर पहले आपसे सवाल किया था लेटर के ताल्लुक से, उसका तो जवाब मिल गया, शुक्रिया। हाँ। और एक सवाल है सर, हमारे एरिया है सर, वो थायराइड की शिकायत है, थायराइड की गोली चल रही है, लेकिन बाला जाने की शिकायत बहुत है सर, सबके बाल बहुत झड़ते हैं। हाँ। इसका कोई इलाज थायराइड की भी है बाल? ठीक। बहुत बहुत अच्छा इलाज है। जी। और थायराइड को कंट्रोल किए बगैर इलाज मुमकिन नहीं है। आप अपनी थायराइड की गोली छोड़ना नहीं, लेकिन एक बड़ा अच्छा नुस्खा है। और मैंने तो जिसको भी बताया उसका फीडबैक यही आया कि अल्लाह ने फ़ायदा दे दिया। आप भी कोशिश कर लें। धनिया 300 ग्राम, धनिया का दाना 300 ग्राम, मेथी का दाना 100 ग्राम और आंवला सूखा हुआ 100 ग्राम, इनको पाउडर बना लें। और इस एक अलग से ले लें नमक जैतून, एक चुटकी नमक जैतून 1 गिलास या 2 गिलास पानी में मिलाएं। ये पाउडर सुबह खाएं, जब आप गोली खाएं ना उसके बाद खा लें या पहले खा लें। ये 3 चीज़ों का पाउडर और ये पानी पी लें, बस 1 बार या 2 बार। अपनी दवाई खाते रहें। और जैसे जैसे आपको हर 2 महीने में फिर थायराइड टेस्ट कराना, जैसे जैसे कम होता जाए आप थायराइड की गोली कम करवाते जाएं अपने डॉक्टर के मशवरे से। ये बेहतरीन इलाज है, अगर आप इस्तेमाल करें तो फ़ायदा मुमकिन है।